केदारनाथ यात्रा मार्ग पर पहाड़ से मलबा गिरा। पहाड़ से सड़क पर पत्थर के टुकड़े गिर गए। सोनप्रयाग शटल सेवा के पास का जो वीडियो है वो सामने आया है। पहाड़ से सड़क पर पत्थर गिर गए हैं, जिसकी वजह से परेशानी का सामना यहां पर जरूर केदारनाथ यात्रा पर जो यात्री हैं उनको करना पड़ रहा है। तो ये तस्वीरें रेस्क्यू भी यहाँ पर किया जा रहा है। जो यात्री ऊपर फंसे हुए थे उनको नीचे भी लाया जा रहा है। रुद्रप्रयाग में पहाड़ से बोल्डरों की जो बरसात है वो आपके सामने बड़े बड़े जो पत्थर हैं, बड़े साइज के पत्थर, वो अचानक से रास्ते पर गिर गए और उसके बाद यहाँ बुलडोजर के माध्यम से, जेसीबी के माध्यम से इन पत्थरों को, इन बोल्डर्स को यहाँ से हटाने का कार्य किया जा रहा है ताकि इस रास्ते को वापस सुचारू रूप से खोला जा सके। लेकिन ये जैसे ही पत्थरों की बरसात होती है वैसे ही लोगों में ज़रूर अफरा तफरी का माहौल नज़र आता है। लगातार अलग अलग इलाकों में, पहाड़ी इलाकों की खासतौर से बात करें तो बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। मौसम ने अचानक करवट ली है और मानसून की शुरुआत में ही ज़्यादा बारिश होने की वजह से लगातार पहाड़ों से मलबा दरक रहा है। चीन के रक्षा मंत्री से राजनाथ सिंह की मुलाकात हुई है। रक्षा मंत्री एडमिरल डोंग जून के साथ रक्षा मंत्री की मुलाकात हुई। चीन के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर यह बातचीत हुई है। कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू होने पर खुशी भी व्यक्त की गई है। एससीओ में शामिल होने के लिए राजनाथ सिंह चाइना में मौजूद हैं और चीन के साथ द्विपक्षीय ये बातचीत हुई है। कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू होने पर खुशी भी व्यक्त की गई। साथ ही चीन के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर बातचीत हुई। रक्षा मंत्री जो चाइना के हैं, एडमिरल डोंग जून के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ये मुलाकात हुई है, जो कि बेहद अहम मानी जा रही है। एससीओ सम्मेलन में शामिल होने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे थे। इसके पहले कल उन्होंने आतंकवाद को लेकर दो टूक शब्दों में भारत की स्थिति को साफ किया था और जानकारी मिल रही है कि रक्षा मंत्री जो चाइना के हैं उनके साथ मुलाकात हुई है एडमिरल डोंग जून के साथ। उसकी तस्वीरें भी आपके सामने। और देखिए, एक और बड़ी खबर कर यहाँ पर रुक करना पड़ेगा, जो कि नोएडा से आ रही है। यहाँ पर एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग की खबर है। आपको बता दें, आग से आसपास हड़कंप मच गया है। घटना नोएडा के सेक्टर 2 की बताई जा रही है, जहाँ पर पेंट और नेल पेंट बनाने वाली केमिकल फैक्ट्री अचानक लपटों से घिर गई। बताया जा रहा है कि आग लगने की खबर सुबह तकरीबन 5:30 बजे के आसपास मिली है। भीषण लपटों के साथ काले धुएं का गुबार दूर तक नजर आ रहा है और इलाके में अफरा तफरी भी मच गई है। तस्वीर यहाँ पर स्क्रीन पर आप साफ देख सकते हैं। ये घटना नोएडा के सेक्टर 2 की बताई जा रही है। यहाँ पर केमिकल और नेल पेंट और पेंट बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग की खबर आई है। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि मौके पर फिलहाल 20 दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं और लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिलहाल अभी तक आग पर काबू पाया नहीं जा सका है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से आग लगातार विकराल रूप धारण करता नजर आ रहा है, उससे ये धुएं का गुबार आसमान में काफ़ी दूर तक पहुंच रही है और दूर दूर तक ये धुएं का गुबार आसमान में नजर आ रहा है। फिलहाल जो दमकल की गाड़ियां हैं वो लगातार कोशिश कर रही है कि आग को किसी भी तरह से काबू कर लिया जाए, लेकिन आग का जो विकराल रूप है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। सामने तस्वीर देखिए किस तरह से आग का जो भयानक रूप है, विकराल रूप है, वो आपको यहाँ पर नजर आएगा। और जो जानकारी मिली अभी शुरुआत के तौर पर, इस फैक्ट्री में नेल पेंट और पेंट बनाने वाली ये केमिकल फैक्ट्री है और सुबह तकरीबन 5:30 बजे के आसपास जो फायर विभाग को सूचना है, यूपी फायर सर्विस को, उसको मिलती है और तब से लगातार जो यहाँ पर गाड़ियाँ हैं वो धीरे धीरे करके पहुँच रही हैं और अभी भी आग पर जो काबू पाने का प्रयास लगातार चल रहा है। आप देख पाएंगे लगातार पानी की बौछारें जो है वो आपको यहाँ पर सामने तस्वीरों में होती हुई नजर आएंगी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा जो आग जो है वो आपको इन तस्वीरों में साफ तौर से नज़र आएगी। और जो बात करें तो धुएं का गुबार आपको लगातार आसमान में बढ़ता हुआ ही नज़र आएगा जिस तरफ आपकी नज़र जाएगी। और यहाँ से तकरीबन 1-1.5-2 किलोमीटर तक ये धुएं का गुबार आपको आसानी से नज़र आ सकता है। और इस बीच आपको एक बड़ा अपडेट हम दे दें। अपडेट ये है कि नोएडा में केमिकल फैक्ट्री में लगी आग पर 3 घंटे के बाद पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका है। ये बड़ा अपडेट मिल रहा है। भीषण ये आग लगी हुई है और आप धुएं का गुबार ऊपर तक उठता हुआ देख सकते हैं। 3 घंटे हो गए हैं, ये आग लगातार विकराल रूप लेती हुई नजर आ रही है।
कई गाड़ियां इस वक्त दमकल की मौके पर मौजूद हैं। आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। केमिकल फैक्ट्री है जहां पर पेंट और नेल पेंट बनाने का कार्य चलता है और यही वजह है कि आग फैलती ही चली गई। ऐसे में आसपास के लोगों में दहशत भी है और अभी तक इस आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। और देखिए, इसी बीच फैक्ट्री में आग की खबर दिल्ली से भी आई है। यहाँ पर बवाना में एक फैक्ट्री में भीषण आग की खबर आई है। आग सुबह तकरीबन 4:30 बजे के आसपास लगी थी और फायर टीम की तकरीबन 22 गाड़ियां वहां पर भी मौके पर मौजूद है। फायर कर्मचारी के मुताबिक आग पर करीब काबू पा लिया गया है। गनीमत यहाँ ये रही है कि किसी के हताहत होने की कोई खबर फिलहाल नहीं आई है। आग लगने के कारणों का पता किया जा रहा है। तो यहाँ पर भी देखिए, दिल्ली में भी आग लगने की यह खबर बवाना से आई है। 2 तस्वीर इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहली तस्वीर दिल्ली के बवाना में, जहाँ पर यहाँ पर भी एक फैक्ट्री में आग की खबर आई है जिसका विकराल रूप आप देख सकते हैं। लेकिन गनीमत यहाँ पर यह है कि जो फायर की टीम है उन्होंने फिलहाल आग पर काबू पा लिया है। लेकिन नोएडा की जो तस्वीर है आप देख सकते हैं, उसका विकराल रूप लगातार बढ़ते ही जा रहा है और दमकल की तकरीबन 22 गाड़ियां यहां पर मौजूद है, लेकिन आग पर अभी भी काबू पाया नहीं जा सका है। आइए और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की, जिसके लिए हर साल की तरह इस बार भी भगवान जगन्नाथ के धाम पुरी में भक्तों का सैलाब उमड़ा है और थोड़ी ही देर बाद पुरी में रथ यात्रा की शुरुआत भी हो जाएगी। ये रथ यात्रा हर साल आषाढ़ में शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि से शुरू होती है और इस दौरान भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर विराजकर गुंडीचा मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं और भगवान का रथ खींचने के लिए हजारों की तादाद में भक्त उमड़ते हैं। कुछ वैसी तस्वीर अब देखने को मिल रही है। हर कोई अपने आराध्य के दर्शन और उनके रथ को एक बार छूकर अपना जीवन धन्य करने की आशा से पहुंचा है। भीड़ इतनी है कि रथ यात्रा के मार्ग पर पैर रखने तक की जगह नहीं है, लिहाजा सुरक्षा के यहाँ पर तगड़े इंतजाम किए गए हैं। क्राउड मैनेजमेंट के लिए और सुरक्षा के लिए सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं और इस बार ये पहला मौका है कि पुरी की रथ यात्रा में एनएसजी कमांडोज की तैनाती की गई है। आप इन तस्वीरों को देखिए। इन तस्वीरों में आप वो रथ देख सकते हैं। उन्हें खींचने के लिए उमड़े श्रद्धालुओं का सैलाब भी आपको साफ नजर आ रहा होगा। 2 तस्वीरें आपके सामने, खूबसूरत तस्वीरें सामने आ रही हैं। जगन्नाथपुरी मंदिर का ये पूरा परिसर भी आपको नजर आ रहा है, जो रथ है वो भी नजर आ रहा है और बड़ी संख्या में जो भक्त पहुंचे हैं, श्रद्धालुओं का जो सैलाब उमड़ा हुआ है वो भी आपके सामने। पुरी ओडिशा की ये तस्वीरें और कुछ ही देर में समय क्योंकि 9:30 बजे का बताया जा रहा है जब इस रथ यात्रा की शुरुआत होगी, लेकिन उसके पहले श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ। और पुरी के साथ साथ अहमदाबाद में भी भव्य रथ यात्रा का आयोजन होता है। आपको यहाँ पर बता दें, तस्वीरें आपको दिखाएंगे अहमदाबाद की रथ यात्रा की, जिसमें शामिल होने के लिए देश विदेश से भक्तों का तांता उमड़ पड़ता है। भगवान के दर्शन के लिए हर साल की तरह इस बार भी देश के गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर पहुंचे। जगन्नाथ मंदिर में उन्होंने दर्शन की, सुबह सवेरे उठकर मंगला आरती में शामिल हुए। गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनका परिवार भी वहां मौजूद था और साथ ही गृह मंत्री खुद पूरी भक्ति में लीन नजर आए। आरती और दर्शन के बाद उन्होंने भगवान का आशीर्वाद लिया, जिसके बाद पारंपरिक रथ यात्रा की शुरुआत हुई। 2 तस्वीर आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर अहमदाबाद की और साथ में देखिए आप कैसे गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद पहुंचे और किस तरीके से वहां पर जगन्नाथ भगवान की पूजा अर्चना की, आशीर्वाद दी। उसके बाद फिर रथ यात्रा वहां पर निकली है। रथ यात्रा का आयोजन पश्चिम बंगाल में भी हो रहा है, लेकिन वहां रथ यात्रा पर सियासी रस्साकशी भी हो रही है। कैसे, आपको दिखाते हैं। दीघा में नवनिर्मित जगन्नाथ मंदिर में आज पहली बार रथ यात्रा का आयोजन हो रहा है। खुद सीएम ममता बनर्जी वहां पर पहुंची हैं। गुरुवार को मंदिर के पुजारियों, पदाधिकारियों और पुलिस प्रशासन के अफसरों के साथ बैठक की, फिर मीडिया से मुखातिब हुई। हमारा जगन्नाथ धाम बहुत बड़ा तीर्थ स्थान हो गया है। हमारा ऑफिसर्स का पूरा टीम आया, पुलिस का टीम आया, जो इस्कॉन एवं माशीबाड़ी जो हमारा जो टीम है वो भी सब आया। वो लोग सब तैयार कर लेंगे। हम 4 बजे तक यात्रा समापन करेंगे और आरती जो होगा वो 2-2:30 बजे होगा। इस बीच बीजेपी ने दीघा में रथ यात्रा पर सवाल उठाए और ममता सरकार पर भी सवाल उठाए हैं। ममता बनर्जी हिंदू वोट को बांटने के लिए, जो 5 से 10% हिंदू है, जिनको ममता बनर्जी हर बार मूर्ख बनाकर, धोखा देकर वोट ले लेते हैं। जैसे रामायण में हुआ था, रावण भी भगवा पहन के आया था ना, माँ सीता ने समझ लिया कि साधु है, गलती कर बैठे।
और साथ ही आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले के बयान से नया सियासी घमासान मच गया है। इसमें उन्होंने संविधान की प्रस्तावना से सेक्युलरिज्म और साथ ही सोशलिज्म जैसे शब्द हटाने की हिमायत की है। आपको यहाँ बता दें, इस पर कांग्रेस फिलहाल भड़की नजर आ रही है। देखिए, आपातकाल के दौरान भारत के संविधान के प्रस्तावना में 2 शब्द जोड़े गए। लोगों को मालूम है सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म, वो प्रस्तावना में नहीं थे पहले। उन 2 शब्दों को जोड़ा है, बाद में इसको निकालने के प्रयत्न हुआ नहीं। दत्तात्रेय होसबोले आपातकाल के 50 साल पर दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे और संविधान की प्रस्तावना में बदलाव की ये बड़ी मांग कर दी, जिस पर कांग्रेस भड़क उठी, आरएसएस और बीजेपी को घेरा। ये बाबा साहब के संविधान को खत्म करने की वो साजिश है जो आरएसएस बीजेपी हमेशा से रचती आई है। जब संविधान लागू हुआ था तब आरएसएस ने इसका विरोध किया था, संविधान को जलाया था। लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी के नेता खुलकर कह रहे थे कि संविधान बदलने के लिए संसद में 400 पार सीट चाहिए। आखिर में जनता ने इनको सबक सिखाया। अब एक बार फिर ये अपनी साजिशों में लगे हुए हैं, लेकिन कांग्रेस किसी कीमत पर इनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देगी। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने हिंदी की हिमायत की तो महाराष्ट्र में भाषा पर सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है और वार पलटवार का एक नया सिलसिला शुरू हो गया। कि मैं मन से मानता हूं कि हिंदी किसी भी भारतीय भाषा की विरोधी हो नहीं सकती। हिंदी सभी भारतीय भाषाओं की सखी है। कोई भी राष्ट्र अपनी मातृभाषा की उपेक्षा कर कभी भी महान नहीं बन सकता। हिंदी पर यह बात गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्र सरकार के आधिकारिक भाषा विभाग के स्वर्ण जयंती समारोह में दिल्ली में कही, और ये बात ऐसे वक्त कही जब महाराष्ट्र में भाषा विवाद चल रहा है। मराठी और इंग्लिश मीडियम स्कूलों में 1ली से 5वीं तक के बच्चों को हिंदी तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाने के आदेश का विरोध हो रहा है। मराठी प्रेमी यांनी सुद्धा या आंदोलनात सहभागी व्हावं ही एक सगळ्यांना मराठी माणूस म्हणून विनंती करतोय। आणि पुन्हा एकदा सांगतो की कोणी किती प्रयत्न केले तरी हिंदी भाषेची सक्ती ही आम्ही महाराष्ट्रावरती लागू देणार नाही। और देखिए, हिंदी भाषा की अनिवार्यता को लेकर के छिड़े इस विवाद के बीच 7 जुलाई को मुंबई आजाद मैदान में धरना होगा और उद्धव ठाकरे की पार्टी इसमें शामिल भी होगी। तो वहीं राज ठाकरे भी 6 जुलाई को इस मार्च में हिस्सा लेंगे और एक मार्च भी मुंबई में निकालेंगे। देखिए, इस बीच राज ठाकरे से महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री दादा भुसे ने मुलाकात की। राज ठाकरे से मिलने के लिए, उन्हें समझाने के लिए कुछ प्रस्ताव लेकर उनके घर पहुंचे, लेकिन राज ठाकरे को समझा नहीं पाए। महाराष्ट्र राज्याचे शिक्षण मंत्री दादा भुसे आता माझ्याकडे येऊन गेले। त्यांची भूमिका त्यांनी सांगण्याचा प्रयत्न केला, जी संपूर्ण भूमिका मी पूर्णपणे फेटाळून लावली आणि आम्हाला ते मान्य नाही म्हणून सांगितलं। मी सर्व पक्षांना आवाहन करतोय की येत्या 6 जुलैला गिरगाव चौपाटीवरून मोर्चा काढायचा निर्णय आम्ही घेतलेला आहे। त्या संपूर्ण मोर्चामध्ये कुठेही कोणताही झेंडा नसेल, तो संपूर्ण मोर्चा हा मराठी माणसाचा असेल। इस बीच शरद पवार भी 1ली से 5वीं कक्षा तक हिंदी की अनिवार्यता को सही नहीं बता रहे हैं। माझ्या मते तो प्राथमिक शिक्षणामध्ये हिंदी सक्तीचं करू नये। 5वीच्या नंतर हिंदी शिकायला काही हरकत नाही। हिंदी देशातला एक मोठा वर्ग हिंदी भाषा बोलतो, एकदम त्याचं सर्वोच्च कारण नाही। चुनाव आयोग के नए नोटिफिकेशन पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने निशाना साधा है और आरोप लगाया कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के बीच सियासी जंग जारी है और इसके शोले तब और भड़कते दिखे जब सीएम ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर बड़े आरोप लगाए। दरअसल चुनाव आयोग ने मतदाता सूची में माता पिता के बर्थ सर्टिफिकेट को भी अनिवार्य कर दिया है, जिसे लेकर ममता बनर्जी का गुस्सा भड़क उठा है। Where they will get the mother certificate, the father certificate? Is it NRC? Is it they are doing or working to establish the NRC? What is their intention? Please let us clarify. ममता बनर्जी का आरोप है कि चुनाव आयोग गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर काम कर रहा है। तो वहीं तेजस्वी यादव ने भी चुनाव आयोग पर संगीन आरोप लगाए हैं। दावा किया है कि चुनाव आयोग नई मतदाता सूची के बहाने गरीबों का नाम मतदाता सूची से हटाने की साजिश रच रहा है।
देखिए इन लोग की चालाकी देखिए, इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन आया है जहां वोटर लिस्ट हटाने की साजिश चल रही है। जितना गरीब लोग का है उन लोग का वोटर लिस्ट से नाम हटाने जा रहा है। और देखिए कर्नाटक बीजेपी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट डाला और उसमें पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तुलना हिटलर से कर दी। अब इस पर कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता भड़क गए। वहीं कांग्रेस की ओर से मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। देखिए, कर्नाटक बीजेपी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक विवादित पोस्ट किया जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तुलना जर्मनी के एडोल्फ हिटलर से की, जिसे लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा भड़क गया, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। मामले पर नाराजगी जताते हुए कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव एस मनोहर ने इसकी एफआईआर भी दर्ज कराई है और बीजेपी के पोस्ट को अपमानजनक करार दिया। बीजेपी ने पोस्ट में लिखा है कि इंदिरा इज इक्वल्स टू इंडिया नहीं, इंदिरा इज इक्वल्स टू हिटलर। बीजेपी के इसी पोस्ट पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने इसका जमकर विरोध जताया। FIRs are registered based on certain either complaints or suo motu if there are any some generate animosity among people. So in this case, if you try to malign a leader who served the country for so many years and brought about good development those days, and naturally somebody will object to that. जिस तरीके से इस वक्त बाढ़ और बारिश का कहर देखने को मिल रहा है, ज्यादातर राज्य भयंकर जल प्रहार से करा रहे हैं, चाहे वो उत्तर भारत हो या फिर दक्षिण भारत, पूर्वी भारत हो या फिर पश्चिमी भारत। पहाड़ से लेकर मैदान तक पानी के प्रहार से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, कुछ तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं और साथ ही आपको बता दें यहाँ पर किस तरीके से जो तस्वीरें हैं, तस्वीरों में बहुत कुछ बयां हो रहा है जो इस बात की गवाही दे रहा है कि कैसे आसमान से आसमानी आफत जो है वो बरस रही है। और अभी ये तो सिर्फ और सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि मानसून का पूरा सीजन अभी बाकी है। बारिश ने मैदानों को भले ही गर्मी से थोड़ी सी राहत दी हो, लेकिन यही बारिश अब मैदानी इलाकों के साथ साथ पहाड़ों पर भी आफत बनकर बरस रहा है। पानी के विनाश लीला देखने को मिल रही है। जगह जगह तस्वीरें देखकर आप समझ पा रहे होंगे कि किस कदर आसमान से आसमानी बारिश, आसमानी तबाही बरस रही है। ये तस्वीरें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक की हैं। हिमाचल प्रदेश की तस्वीरें हैं, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, पंजाब और केरल की तस्वीरें भी हैं। आप टीवी स्क्रीन पर साफ देख सकते हैं। लेकिन यहाँ तो सिर्फ चंद राज्य हैं, लेकिन ऐसे ही हाल कई राज्यों के हैं जहाँ पर सैकड़ों गाँव में पानी भर गया है। शहरों में जनजीवन अस्त व्यस्त दिखाई देता है। बड़ी खबर आ रही है केदारनाथ से। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर पहाड़ से मलबा गिरा है, ये खबर आ रही है। पहाड़ से सड़क पर पत्थर के टुकड़े गिरे हैं। सोनप्रयाग शटल सेवा के पास का ये वीडियो बताया जा रहा है जहां पर ये मलबा गिरा है। तो वहां पर ये जो पूरा का पूरा इलाका है, यहाँ पर सोनप्रयाग के लिए शटल सेवा चलाई जाती है और एक यात्री ने ये वीडियो बना दिया और ये अभी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। आपको बता दें कि केदारनाथ यात्रा के मार्ग पर मलबा आकर गिरा है और साथ ही पहाड़ से खिसक कर सड़क पर पत्थर आकर गिरा, मलबा आकर के गिरा और किस तरीके से लोग वहां पर जान बचाते नजर आ रहे हैं। तस्वीरों को देखकर आप समझ पा रहे होंगे। दो तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। रुद्रप्रयाग में पहली तस्वीर रुद्रप्रयाग की है जहां पर पहाड़ से बड़े बड़े बोल्डर्स और जो मलबा है वो खिसकता नजर आया। बरसात के कारण नीचे जमीन और सड़क पर आगे बढ़ा। और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता सोनप्रयाग से दीपक रावत जुड़ चुके हैं। दीपक, तस्वीरों को देखकर हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से भयावह स्थिति है और लगातार जो आसमानी बारिश है, आसमानी आफत है वो बरस रही है और मलबा बहुत ज़्यादा खिसक रहा है सड़कों पर। फिलहाल किस तरह के हालात हैं वहाँ पर? देखिए, बरसात में यहाँ पर हालात बदतर हो जाते हैं और इस वक्त जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ वो सबसे ज़्यादा खतरनाक इलाका बन गया है। पिछले साल जिस तरह से आपदा केदार वैली में आई थी उसके बाद से ही यहाँ पर स्थिति लगातार बिगड़ती चली जा रही है। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ जहाँ पर तमाम जो यात्री हैं जो नीचे सोनप्रयाग से केदारनाथ जाने वाले थे, जिनको पूरी रात भर यहाँ पर रुका गया क्योंकि रास्ता बंद था और अब जेसीबी की मदद से रास्ता खोला गया, लेकिन अभी भी पत्थर गिरने का डर लगातार बना हुआ है। ऐसे में जो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जो उत्तराखंड पुलिस के जवान हैं वो आपको देखिए लैंडस्लाइड वाली जगह पर मौजूद खड़े हैं।
जेसीबी की मशीन खड़ी है, ऊपर से बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं। ऐसे में ये लोग ऊपर की तरफ ध्यान देते हैं कि अगर कोई भी पत्थर गिर रहा हो तो लोगों को रोक दिया जाता है। अभी देखिए दूसरी तरफ लोगों को रोक दिया गया है। उस तरफ अगर आप देखें तो देखिए रोक एक एक कर लोगों को निकाला जा रहा है और लोगों को भागकर उस रास्ते को क्रॉस करना होता है। ये देखिए लोगों को बोला जा रहा है भागकर क्रॉस कीजिए, क्योंकि कभी भी कोई सा भी पत्थर नीचे गिर सकता है। पिछले दिनों कई घटनाएं भी यहाँ पर हुई हैं। तो ऐसे में तमाम हजारों की तादाद में जो यात्री नीचे सोनप्रयाग में फंसे हुए थे रात भर से, जो ऊपर केदारनाथ दर्शन करने नहीं जा पा रहे थे, उन्हें अब ऊपर की तरफ भेजा जा रहा है, क्योंकि यात्रियों की तरफ से भी काफ़ी दबाव है कि वो काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं। बारिश रुक रुक कर हो रही है, ऐसे में परेशानी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये जो स्थिति है, ये स्थिति लगातार भयावह होती जा रही है। कुछ लोग ऐसे थे जो केदारनाथ वैली में ऊपर फंसे हुए थे, दर्शन करके नीचे लौट रहे थे, वो भी रात भर ऊपर फंसे रहे, उनको भी एक एक करके निकाला गया। और इस वक्त ये देखिए तस्वीर की, इस वक्त जो बुजुर्ग हैं उनको भी एसडीआरएफ की मदद से उनको निकाला जा रहा है। और ये सबसे खतरनाक स्पॉट इस जगह का बन चुका है। और चलिए फ्रांस के बाद अब खबर नोएडा की आपको दिखाते हैं। नोएडा के एक ओल्ड एज होम में राज्य महिला आयोग की टीम और पुलिस ने छापा मारा तो वहां के हालात देखकर सब भौचक्के के रह गए। वहां पर बुजुर्ग महिला का हाथ बांधकर कमरे में बंद रखा गया था, वहीं बाकी के बुजुर्गों की हालत भी एकदम बराबर थी। देखिए, राज्य महिला आयोग और पुलिस की टीम ने नोएडा के सेक्टर 55 में मौजूद ओल्ड एज होम में छापा मारा था, जहां भीतर घुसते ही महिला आयोग की टीम की सदस्य का गुस्सा उस महिला केयर टेकर पर फूट पड़ा, जिसने बुजुर्ग महिला के हाथ बांध रखे थे और वो खुद रूम में आराम कर रही थी। सुनो, एक बात बोलो, तुमने इसका तो हाथ बांध दिया और तुम पढ़ के सो गई। कहाँ पढ़ के सो गई? इन्हीं के पास तो बैठी मैं। अभी मैंने देखा था तुम यहाँ बिछा के लेटी हुई थी। केयर टेकर का ऐसा बर्ताव देखने के बाद महिला आयोग की टीम की सदस्य का गुस्सा भड़का दिखा, जिसके बाद इस ओल्ड एज होम की तफ्तीश के बाद पता चला कि यहाँ पर बुजुर्गों को रखने के लिए संचालक 2.5 लाख रुपए डोनेशन लेता था और साथ ही रख रखाव के लिए 6,000 रुपए महीना भी वसूलता था। वहीं इसके बदले में इन बेसहारा बुजुर्गों के साथ जानवरों जैसा बर्ताव किया जा रहा था। ओल्ड एज होम का वीडियो वायरल भी हो गया है, जिसके बाद इसे सील कर दिया गया है और अब महिला आयोग की टीम के साथ ही पुलिस भी इस ओल्ड एज होम के खिलाफ कड़ी कार्रवाई में जुट गई है। और बेंगलुरु में एक युवक कटहल चोरी करने के इरादे से पेड़ पर तो चढ़ गया, लेकिन जब उसने गार्ड को देखा और गार्ड ने उस चोर को देखा, उसके बाद उसकी हालत बुरी हो गई, वो घबरा गया। उसके बाद उसने कुछ ऐसा किया जिसे देखने वालों की सांसें ही अटक गई। देखिए क्या कुछ हुआ है। सिक्योरिटी गार्ड को देखने के बाद युवक इस कदर डर गया कि उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो पेड़ से नीचे गिरने लगा। हालांकि इसी दौरान उसके हाथ में पेड़ की डाल आ गई, जिसे पकड़कर ये लटक गया और इसे इस तरह से लटका देख नीचे मौजूद लोगों की सांसें अटक गई। युवक को पेड़ पर लटका देख नीचे मौजूद लोग खौफजदा हो गए। नीचे मौजूद गार्ड और तमाम लोगों का दिल किसी अनहोनी की आशंका से घबरा उठा। लोगों ने युवक को बचाने के लिए कवायद करनी शुरू की, लेकिन अब धीरे धीरे युवक के हाथ जवाब देने लगे थे, जो पेड़ की डाल को पकड़े पकड़े थक चुका था। वहीं इसके बाद युवक का हाथ छूट गया और वो सीधे 50 फीट नीचे जमीन पर आ गिरा, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। लोगों ने फौरन ही युवक को अस्पताल पहुंचाया। लोगों की माने तो ये नशे की हालत में कटहल चुराने के लिए पेड़ पर चढ़ा था, जहां गार्ड को देखने के बाद ये घबरा गया और हादसे का शिकार हो गया।